हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्निंग नॉलेज पे। तो आज का हमारा टॉपिक है नदी। जब हम नदी पढ़ते हैं, कई बार हम डायरेक्ट अपवाद तंत्र शुरू कर देते हैं, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, और उसे पढ़ के खत्म कर देते हैं। इस बीच में कई सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, बस पढ़ के खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ा गार्ज कौन सा है, सबसे बड़ा एक्सचुरी कौन नदी बनाता है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा नदी बनाता है। तो कई बार हम इसे फर्क नहीं कर पाते हैं कि एक्सचुरी कहते किसे हैं और डेल्टा कहते किसे हैं, दोनों में अंतर क्या है, या फिर गार्ज किसे कहते हैं। तो आज एक एक करके पूरे नदी के बारे में पढ़ेंगे, जहां से वो शुरू होता है और जहां वो खत्म होता है। किसी एक नदी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ सारी नदियों के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि एक ही जैसे सारी नदी बिहेव करती हैं। तो एक एक करके समझेंगे। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट की होता है, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड होता है। अगर आप उसे समझ लेते हैं तो पूरे चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो ऐसे ही जब हम नदी पढ़ रहे हैं तो नदी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार आएंगे। अगर आप उसे पहले समझ लेते हैं तो और ही आसानी से इस पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे मैंने कुछ शब्द लिखा है। पहले एक एक करके शब्द को समझते हैं, उसके बाद नदी के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जैसे हम देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। तो पहले इसको एक एक करके समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अपक्षय, अपक्षय का अर्थ क्या है? मान लेते हैं कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ या पर्वत है, ठीक है। नदी जब बहती है, कई बार उसके रास्ते के बीच में बहुत सारे पत्थर या फिर अलग अलग प्रकार के रोधिकाएं आती रहती हैं, जिनको तोड़कर आगे बढ़ जाती है। तो मान लेते हैं ये एक पत्थर है, जब ये पत्थर बीच में आएगा तो नदी क्या करेगी? नदी इसे तोड़ देगी। अगर इसे तोड़ती है, तोड़ने का अर्थ है जैसे एक वस्तु हुआ उसको हम तोड़ दिए, ये दो भागों में हो गया, इसे हम तोड़ना कहते हैं। तो इसी प्रकार अगर उस पर्वत को नदी तोड़ देती है, मतलब कोई इसे अलग अलग भागों में ऐसे ऐसे तोड़ के छोटे छोटे रूपों में बदल देती है, तो इसे ही हम अपक्षय कहते हैं। और अपर्दन किसे कहते हैं? अपर्दन मतलब कह सकते हैं अगर दो वस्तुओं को रगड़ा जाए, जैसे अगर दो मिट्टी के टुकड़ा है अगर बड़ा बड़ा, और उसे रगड़ते हैं तो देखते हैं कि नीचे छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े धूलनुमा गिरते हैं। तो जो गिरता है ना, वही होता है अपर्दन। उसी को अपर्दन की क्रिया करते हैं। अपर्दन का क्रिया का अर्थ है दो चीजों को रगड़ा जाए। मतलब कहने का अर्थ यह है जैसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर ये आपस में रगड़ने लगे, पानी के प्रवाह साथ बह रहे हैं और आपस में रगड़ करने लगे, तो इससे और भी महीन हो सकता है। इससे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं और भी महीन हो जाएंगे, और यही महीन जो है इन्हीं को हम निक्षेपण कहते हैं। एकदम महीन महीन हो जाएंगे जो टुकड़े हैं, पत्थर के एकदम टुकड़े जो छोटे छोटे हो जाएंगे, इन्हीं को निक्षेपण कहते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे गांव में, घर में जो हमारी माताएं हैं, पहले के जमाने में लोग सिल और लोढ़ा के साथ मसाला पीसती थी। आज तो मिक्सी मशीन आ गया है, उसमें मसाला आसानी से पीसा जा सकता है। तो पहले सिल और लोढ़ा की सहायता से मसाला पीसा जाता था। तो होता क्या था, अदरक, लहसुन या मिर्च जो भी हो, पहले उसको कूटा जाता था। क्यों? ताकि वो टूट जाए, छोटा छोटा हो जाए, पहले उसको कूटा जाता था। तो उसे हम अपक्षय का रूप दे सकते हैं, मतलब उसको कूट के तोड़ा जा रहा है, जैसे कि पर्वत को नदी ने तोड़ा था। उसके बाद क्या किया जाता है? उसको रगड़ा जाता है, सिल पे लोढ़ा की सहायता से उसको रगड़ा जाता है, जिससे एकदम महीन हो जाता है। उसको हम अपर्दन कह सकते हैं, उसे हम अपर्दन कर सकते हैं। और मसाला पीसने के बाद जो बच जाता था आगे, उसे हम फिर कटोरा में काट के, और उसके बाद वो लोग सब्जी बनाते थे। तो जो बच गया था उसी को हम निक्षेपण कह सकते हैं। उम्मीद है आप अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसका प्रयोग नदी में बहुत बार करना है, तो इसको अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार पीछे वीडियो कीजिए और इसको अच्छे से समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नदी की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे हमारी भी अवस्था है। हम पहले छोटे थे, बच्चा थे, उसके बाद हम बड़े हुए, युवा अवस्था, फिर हम प्रौढ़ावस्था में आएंगे, मतलब कहने का अर्थ है जैसे हमारे पिताजी लोग हैं प्रौढ़ावस्था में, और उसके बाद हम वृद्धावस्था में आएंगे, मतलब जब जैसे हमारे दादाजी लोग हैं। तो ये हमारी अवस्था हुई। ऐसे ही नदी की भी अवस्था होती है। जब वो अपने उद्गम से निकलती है तो वो युवा अवस्था में होती है, जब वो मैदानी भाग में पहुंचती है तो प्रौढ़ अवस्था में होती है, और जहां वो सागर से जाके मिलती है उसे हम वृद्धावस्था कहते हैं। अगला है उद्गम, मुहाना और प्रवरता। उद्गम, मुहाना तो उम्मीद करते हैं समझते होंगे। उद्गम का अर्थ है जहां से नदी निकलती है, और मुहाना का अर्थ है जहां वो सागर में जाके मिलती है। तो उद्गम, मुहाना तो समझते होंगे। प्रवरता एक नया शब्द है। प्रवरता का अर्थ क्या होता है? जो नदी होती है वो कितनी ऊंचाई से आ रही है,
कहने का अर्थ है अगर जितनी ही ऊंचाई से वो नीचे की तरफ आएगी उसका रफ्तार उतना ही तेज होगा और वो अपक्षय और अपवर्तन उतना ज्यादा तेजी कर पाएगी। तो जिसकी प्रवणता सबसे ज्यादा होगी ऊंचाई भी उतनी ज्यादा होगी। प्रवणता ज्यादा तो ऊंचाई ज्यादा, प्रवणता कम ऊंचाई कम। तो उम्मीद है प्रवणता को समझे होंगे। उद्गम जहां से वो नदी निकलती है और मुहाना जहां वो मिलती है। एक और बीच में शब्द आता है संगम, जहां दो नदियां मिलती हैं उसे संगम कहते हैं। आप अवस्था समझ पाए होंगे, उससे भी हम एक एक करके अभी आगे समझेंगे। उसी को पढ़ना है पूरे नदी चैप्टर में, तो उसी को पढ़ना है। और ये जो है अपक्षय अपवर्तन और निक्षेपण, इसे तो आप समझे, इसे तो आप अच्छे से समझे ताकि पूरा चैप्टर इस पे टिका हुआ है। ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पत्थरों को तोड़ना, अपवर्तन का अर्थ है रगड़ करना और निक्षेपण का अर्थ है वो रगड़ के बाद जो जो मिट्टी बच जाती है उसे हम निक्षेपण कहते हैं। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझे होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे जो चित्र है आप एक बार देख लीजिए। ये नदी है, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे। और ये सूरज है। बचपन में से बहुत सारे हम लोगों ने चित्र बनाया था, बहुत आसानी से बन जाता था और देखने में बहुत ही प्यारा लगता था। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये नदी है, किसी पहाड़ को तोड़ के जब नदी निकलती है तो कुछ ऐसा ही रूप हमें देखने को मिलता है। तो जब नदी किसी पहाड़ को तोड़ के निकलती है तो उसे भी आकार की घाटी कहते हैं। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, जैसे ये भी आकार की घाटी, घाटी ये है और चोटी ये है। तो आप उम्मीद करते हैं अंतर तो जानते ही होंगे। घाटी, तो जो घाटी है ये भी शेप की दिख रही है, तो इसे भी आकार की घाटी कहते हैं। होता क्या है कि जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो उस समय युवा अवस्था में होती है और युवा अवस्था होने के कारण उनमें तोड़ने फोड़ने की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। इस समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इससे आप देख पा रहे होंगे ये हुआ भी आकार की घाटी, बीचों बीच नदी बह रही है, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होगा कि नदी को तोड़ने की ताकत बहुत ज्यादा होती है, इसे तोड़ के कुछ ऐसे कर देगी। अब इतनी ज्यादा गहरी खाई से नदी के पानी गुजरेगा, इसी को गार्ज कहते हैं। पहले ये भी था और फिर नदी ने क्या किया, इसे तोड़कर इस रूप में कर दिया, इसको हम गार्ज कहते हैं। और कुछ समय बाद क्या होगा, जो पानी है ऊपर की तरफ से बह रहा था लेकिन नीचे की तरफ से तोड़ते जाएगा और इसे ऐसे कर देगा, तो ये आई आकार का हो जाएगा। इसी को हम आई आकार की घाटी कहते हैं। तो जैसा हम बोर्ड पे समझते हैं ये अभी है भी आकार की घाटी। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, इसको ऐसे नदी तोड़ देगी, इसको तोड़ देगी ऐसे। अब आप समझ पा रहे होंगे ये है गार्ज। तो कई बार आप पढ़े होंगे सिंधु गार्ज, सतलज गार्ज, ब्रह्मपुत्र गार्ज। ये नदियां बहुत ही गहरी गार्ज बनाती है। गार्ज होता क्या है, यही गार्ज है। भी आकार को तोड़ के उसको और बड़ा बना देगी, हो गया गार्ज, यही गार्ज है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप गार्ज को समझे होंगे। उसके बाद अवस्था क्या आता है कि ऊपर से तो नदी का पानी बहता है और नीचे से क्या होता है, इसको तोड़ते रहती है, तोड़ के ऐसे आई आकार में कर देगी। फिर एक बार एक ऐसा समय आएगा कि जैसे ये भी था, फिर ये हो जाएगा गार्ज और फिर ये हो जाएगा आई। ये इसी को कैनियन भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, आप समझ पा रहे होंगे। अब ये हो गया आई आकार की घाटी। जो नदी थी पहले तो इतनी छोटी थी जैसे आप देखे होंगे, और फिर अब देखिए कितनी बड़ी हो गई। इसी को आई आकार की या कैनियन कहते हैं। तो आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि सबसे बड़ी कौन सी नदी है जो सबसे बड़ी कैनियन बनाती होगी या आई आकार की घाटी बनाती होगी। तो यूएसए की कोलोराडो नदी जो है वो सबसे बड़ी आई आकार की घाटी या फिर कैनियन बनाती है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि भी आकार, गार्ज और आई आकार ये तीनों आप समझ पाए होंगे। अब हम नदी से स्टार्ट करते हैं उसकी युवा अवस्था से, और उसके मुहाने तक हम अंतिम तक इसे खत्म कर देंगे। युवा अवस्था, तो मान लीजिए ये एक पहाड़ है और यहां से नदी का उद्गम हो रहा है, यहां से नदी निकल रही है, नदी का पानी निकल रहा है और बहते हुए ऐसे नीचे आके गिरेगा, ठीक है। तो जो पहाड़ होता है वो कहीं कहीं से कमजोर होता है। जैसा हम आज पहाड़ों को देख रहे हैं वो कुछ हजारों साल पहले ऐसे नहीं थे, उनमें अपक्षय और अपवर्तन के कारण, टूट फूट के कारण आज वो ऐसे दिखते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी अपक्षय और अपवर्तन की क्रिया होगी। जब नदी जहां से निकलती है तो वहां से पानी का रफ्तार ज्यादा तेज होता है, तो इसमें भी अपक्षय और अपवर्तन करेगी और कहीं कहीं क्या होगा कि इसको ऐसे ऐसे तोड़ देगी, ठीक है। मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि अब नदी इस प्रकार दिख रही है। तो नदी जो इस प्रकार दिख रही है इसमें पानी भर जाएगा,
अब नदी इस प्रकार दिख रही है, तो इसी को हम क्षिप्रिका कहते हैं। इस अवस्था को हम क्षिप्रिका कहते हैं। नदी पहाड़ों को ऊपर से तोड़ देती है और तोड़ के वहां जल जमा होने लगता है, तो उस अवस्था को हम क्षिप्रिका कहते हैं। अब यहां से पानी जो है, नदी का पानी नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो मान लीजिए पत्थर है, तो इसे तोड़ देगा। इसमें अपक्षय और अपरदन दोनों की क्रिया होगी। तो जब ऊंचाई से गिरेगा तो इसे तोड़ देगा, और तोड़ के इसे कुंडनुमा आकृति दे देगा ऐसे, और फिर इसमें पानी भर जाएगा। तो इसी को अवनमन कुंड कहते हैं। तो यह जलाशय जो देख रहे हैं इसे अवनमन कुंड कहते हैं। ये कैसे हुआ? जब नदी का पानी गिरा इसमें, तो इसमें अपक्षय और अपरदन, उम्मीद करते हैं अपक्षय और अपरदन आप समझ रहे हैं किसे हम कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आप उसे वहां अच्छे से समझे, क्योंकि इसका प्रयोग पूरे वीडियो में होगा। तो ये अपक्षय और अपरदन के कारण इसको तोड़कर अवनमन कुंड का रूप दे देती है। तो ये था युवा अवस्था। जैसे हमने नदी का 3 अवस्था पढ़ा था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो ये था युवा अवस्था। ये सब बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। इसमें एक और चीज है, जब जहां से ये पानी, नदी का पानी गिर रहा है, तो इसी को हम लोग जल प्रपात कहते हैं, या क्षेत्रीय भाषा में या हम उसे झरना भी कहते हैं। तो आप झरना समझ पा रहे होंगे, झरना देखे होंगे हो सकता है कई लोग। तो ये झरना का रूप लेता है, इसे ही जलप्रपात कहते हैं। कई बार सवाल आता है कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो एक बार देखते हैं कि बड़ा और ऊंचा जलप्रपात, बड़ा क्या होता है, ऊंचा क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये पहाड़ हुआ, ठीक है, इसकी ऊंचाई है मान लीजिए 100 मीटर, ठीक, और एक ये पहाड़ हुआ जिसकी ऊंचाई है 80 मीटर। अगर यहां से झरना गिर रहा है, मान लीजिए झरना या जलप्रपात जो भी कहें, पानी गिर रहा है और यहां से भी गिर रहा है, तो आप सबसे ऊंचा किसे कहिएगा? उम्मीद है 100 मीटर है, इसे देखकर ही ऊंचा कहिएगा। तो ये सबसे ऊंचा हुआ। और सबसे बड़ा किसे कहिएगा? मान लीजिए ये है 10 मीटर, ये है 15 मीटर, ये है 20 मीटर, ये है 30 मीटर, सब 80 मीटर से छोटे हैं। मान लीजिए ये छोटे छोटे हैं। ऊंचा तो है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। इसी तरह ये सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा तो नहीं है लेकिन सबसे बड़ा है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसे ऊंचा और बड़ा देखकर ध्यान में रखें। तो जलप्रपात, उम्मीद कर रहे हैं जलप्रपात को समझे होंगे। इसमें 3 चीज अभी तक हमने देखा। पहला क्षिप्रिका, जब वो पहाड़ों को काट रही थी, जब गिरी तो जलप्रपात, आज जहां गिरी वहां अवनमन कुंड बना दी। बस इतना, अभी इतना ही समझना। आगे एक एक करके समझते हैं। तो ये था उसका युवा अवस्था। अब उसका प्रौढ़ अवस्था देखते हैं। प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है? जब वो मैदानी इलाका में घुसती है नदी, तो उसे मैदानी इलाका में कुछ शब्द है जिसे समझने की कोशिश करते हैं। नदी जब मैदान में आती है तो किस प्रकार की होती है? अक्सर आप ऐसा तस्वीर देखे होंगे नदी का, नहीं जैसे एस आकार की, जैसे आप देख पा रहे होंगे, एस आकार की, एस जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो इसका आकार है लगभग एस की तरह है। या फिर विसर्प के आकार का, जैसे सांप का आकार का, सांप ऐसे ही रहता है, विसर्प के आकार का, ये इसे ही मीनांडर भी कहते हैं। मतलब तीनों नाम इसी के हैं। अगर एग्जाम में आए तो देखकर क्वेश्चन लगाएं। मीनांडर इस आकार का, ये विसर्प, ठीक है। अगला आता है गोखुर झील किसे कहते हैं? कई बार सुने होंगे, एनसीईआरटी अगर बुक आपने पढ़ा होगा तो गोखुर झील अवश्य सुने होंगे। तो देखते हैं गोखुर झील होता क्या है। पहले तो ये समझते हैं कि झील कहते हैं किसे? जो जल है हमेशा स्थिर रूप में रहे तो उसे हम झील कहते हैं। तो गोखुर झील किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये नदी हुआ, लेकिन नदी क्या है कि नदी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा वो अपना आकार चेंज करते रहता है। मान लीजिए ये नदी ऐसे है, कभी ऐसा वक्त आएगा कि ये ऐसे ना घूम के डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, और ये जो है ये ऐसे हो जाएगा। अब ये जो बच गया, अब यहां देखते हैं। अब ये था जो अब नदी से अलग हो गया। तो अगर ऐसा कोई जलाशय है या ऐसा कोई झील है जो नदी से अलग हुआ हो, नदी के मार्ग जब चेंज करती है, जैसे कोसी नदी हमारे बिहार में है तो बहुत ज्यादा मार्ग चेंज करती है, तो ऐसे ही कोई ऐसी नदी है जिसने अपना मार्ग चेंज किया हो और उसकी जो पहली स्थिति थी उसमें बदलाव होकर कुछ ऐसी झील का निर्माण हो जाए, उसे हम गोखुर झील कहते हैं। तो उम्मीद कर पा रहे होंगे इसमें जो अभी तक हमने नाम पढ़ा, जैसे विसर्प, एस विसर्प आकार की, एस आकार की, या फिर मीनांडर, उसको हम समझा। गोखुर झील है उसे हमने समझा। एक होता है तटबंध। ये क्या होता है? तो जब नदियां, हमने देखा था युवा अवस्था में पहाड़ों को तोड़ते हुए नीचे आ रही थी, तो उस समय उनमें बहुत ज्यादा ताकत होती है और वो पहाड़ों को तोड़ती है, मतलब अपक्षय का काम करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो अपरदन की क्रिया, नीचे आकर वो अपरदन की क्रिया करने लगती है
और जब अपर्दन की क्रिया करती हैं तो अपर्दन की क्रिया करने के बाद जो मिट्टी बचती है वो अपने पास ना रख के वो अपने किराने लगाती चली आएगी। अगर आपके गांव के या अपने शहर के आसपास कोई नदी बह रही होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि हर साल कुछ नई मिट्टी आपके नदी के किनारे इकट्ठा हो जाता है, और उसी इकट्ठा होने के कारण मान लीजिए यहाँ पर कुछ मिट्टी इकट्ठा हो गया, और मिट्टी इतना इकट्ठा हो जाता है कि नदी का पानी उस मिट्टी के उस पार नहीं जा पाता है या फिर इस पार नहीं आ पाता है। उसे हम तटबंध कहते हैं। तट पे जो बंद हो उसे तटबंध कहेंगे। और तटबंध बनता कैसे है? तो वही निक्षेपण की क्रिया से जो मिट्टी आई थी उसे निक्षेपित कर देती है। नदी जो है अपर्दन की क्रिया से जो मिट्टी लाई थी उसे निक्षेपित कर देती है, बाहर निकाल देती है, उसी से तटबंध बनता है। तो अभी तक तीनों आपने पॉइंट समझा होगा। तटबंध किसे कहते हैं? निक्षेपित की हुई मिट्टी को तटबंध कहते हैं। गोखुर झील किसे कहते हैं? नदी की स्थिति चेंज होने से जो अलग झील का निर्माण हो जाता है, उसी नदी की वजह से जो अलग झील का निर्माण होता है उसे गोखुर झील कहते हैं। मीनांडर, एस आकार की, और विसर्ग, ये जब मैदानी इलाका में नदी बहती है उसके आकार को हम ये नाम देते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं इतना तो आप समझे होंगे। अब क्या होता है, ये तो हो गया मैदानी इलाका, प्रौढ़ अवस्था हो गया। अब हम उसके वृद्धावस्था में जाते हैं। तो जब वृद्धावस्था में जाते हैं तो जैसे हम देख पा रहे होंगे जब वो युवावस्था में थी तो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर रही थी, क्योंकि उसमें ताकत बहुत ज्यादा था, उसके पास बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर रही थी। जब मैदानी इलाका में आई तो निक्षेपण की क्रिया सबसे ज्यादा की, मतलब अपने अंदर से मिट्टी निकाल के तटबंध के रूप में अवस्थित कर दी, मतलब निक्षेपण की क्रिया बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन जब वो वृद्धावस्था में पहुंचती है तो जो उसकी रफ्तार होती है बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। इसके कारण ना ही वो अपर्दन कर सकती है ना ही वो अपक्षय कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ निक्षेपण की क्रिया होता है। तो निक्षेपण की क्रिया में क्या होता है कि जब ये अपने साथ मिट्टी या गार्ड लेके आती है तो उसे कहीं कहीं लगा देती हैं, इधर उधर कहीं कहीं छोटी छोटी अवस्था में लगा देती हैं। क्या होता है कि अब इनकी स्थिति थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब इसमें इतनी भी ताकत नहीं होती है कि इस छोटी सी रोधिका को वो तोड़ सके, जबकि उसी की लाई हुई नीचे पड़ गई हुई मिट्टी है, इसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि उसे तोड़ सके। तो अपना रास्ता अलग बना लेती है, कुछ इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से, इस तरह से अलग अलग भागों में नदी अब बढ़ जाती है। इसी को हम वितरिका कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसी अवस्था को हम लोग वितरिका कहते हैं। जब नदी अलग अलग भागों में, एक ही नदी जब अलग अलग भागों में बढ़ जाती है उसे हम वितरिका कहते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे जो छोटा छोटा द्वीप जैसा आपको दिख रहा है उसको हम रोधिका कहते हैं। और जब यही रोधिका बड़ा हो जाता है, जब बड़ा का रूप ले लेता है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि डेल्टा किसे, डेल्टा ही क्यों कहते हैं? तो जो इसका आकार होता है ना लगभग ऐसे, यानी अंग्रेजी के अक्षर डेल्टा की तरह होता है, इसलिए हम इसे डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? रोधिका जब बड़ा रूप ले लेता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। और रोधिका रूप कब लेता है? जब नदी मुहाने पे होती है, जब नदी सागर में मिलने वाली होती है तो उसकी रफ्तार बहुत ही कम हो जाती है, और इस कारण जो लाई हुई गार्ड या फिर मिट्टी होती है उसे बीच बीच में छोड़ देती है। मिट्टी चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, और वो गार्ड बड़ा हो जाता है और रोधिका का रूप लेता है, और रोधिका बड़ा हो के वो डेल्टा का रूप ले लेता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप डेल्टा को समझ पा रहे होंगे। डेल्टा नदी द्वारा बनाई जाती है निक्षेपण की क्रिया से। तो अब डेल्टा देखिए। अब डेल्टा और एक्सच्यूरी में अंतर जानते हैं या फिर एक्सच्यूरी को समझते हैं। एक बार और डेल्टा देख लें। मान लीजिए ये जो नदी था ये बीच बीच में रोधिका इसके बीच बीच में आ गया और ये डेल्टा का रूप ले लिया। तो इससे क्या होगा, नदी का पानी कुछ ऐसा निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा, अलग अलग भागों में ऐसे करके। और ये मान लीजिए समुद्र है, मान लीजिए समुद्र है, और समुद्र में जाके ये फिर मान लीजिए ये सागर है, सागर में जाके मिल जाएगा। समुद्र और सागर में क्या अंतर है, जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे या फिर आगे कभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जरूर उसमें डिस्कस करेंगे। दोनों अलग अलग चीज है। तो ये जाके सागर में मिल जाएगा। ये था हमारा डेल्टा, जो बीच बीच में डेल्टा बना, इसे हम डेल्टा कहते हैं। ने कई बार लुसेंट ने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, हमारे गंगा नदी बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। डेल्टा समझिए। अब एक्सच्यूरी समझते हैं। एक्सच्यूरी क्या होता है? मान लीजिए ये नदी बह रही है, ठीक है, इसके इस साइड एक पहाड़ है, ठीक, और इधर भी एक पहाड़ है, दोनों साइड एक एक पहाड़ है, और नदी को जाके सागर में मिलना भी है, और बीच में रोधिका भी है। तो नदी क्या करेगी? रास्ता चेंज कर लेगी? नहीं करेगी। तो क्या करेगी? उस पर्वत को तोड़ देगी? नहीं, अब नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि वो वृद्धावस्था में है, और वृद्धावस्था में वो अपनी लाई हुई रोधिका को नहीं तोड़ पाती है, वो पर्वत को क्या तोड़ेगी?
तो उसके पास क्या उपाय है कि जैसे ही वो रोधिका बनता है, पहले रोधिका बना उसके बाद जाकर डेल्टा बना, तो जैसे ही रोधिका बनता है, अभी बनने वाला होता है, बड़ी मुश्किल से उसे लाकर सागर में पटक देती है। रोधिका बनता ही नहीं है वहां पे, वो आके सागर में गिर जाता है। जितना गार्ड है, गार्ड तो बाहर जाएगा नहीं जी, वो बीच में थोड़े रहेगा, बीच में रहेगा तो नदी सागर में मिलेगी कैसे। तो क्या करती है, अभी रोधिका जैसे ही बनता है, डेल्टा बनने से पहले ही उसको लाकर सागर में गिरा देती है, तो सागर में आके इकट्ठा हो जाता है। मिट्टी जाके सागर में ही गिरता है, जाके इकट्ठा होता है। हिंदी में इसका नाम है ज्वारनाद। अगर आप गांव में कभी गए हो या अगर आप गांव से हो तो आप बिल्कुल जानते होंगे, जो हमारे पशु हैं जैसे गाय हैं, भैंस हैं, तो इन लोग का जो खाने का जो बर्तन जैसा होता है उसे हम नाद कहते हैं। तो जो यहाँ पे गिराती है मिट्टी ना, वो नाद का आकार बनता है, लेकिन उल्टा नाद कहने का अर्थ है, उल्टा नाद कहने का अर्थ है इस प्रकार से। आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से यहाँ पे आके बनता है, मतलब इस प्रकार से उल्टा नाद। इसको हम हिंदी में ज्वारनद कहते हैं और इंग्लिश में से एक्सयूरी कहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डेल्टा किसे कहते हैं, जो कि सागर में मिलने से पहले बना था डेल्टा, और एक्सयूरी किसे कहते हैं, जो सागर में जाके मिट्टी वही गिरा दिया। रोधिका, जो रोधिका से डेल्टा बना था, वो रोधिका से डेल्टा बनने ही नहीं दिया नदी। क्यों? क्योंकि दूर में उसके पर्वत था, पर्वत को तो तोड़ नहीं सकता था, लेकिन रोधिका को लाके जरूर पटक सकता था समुद्र में, तो इसलिए वो लाके समुद्र में गिरा दिया, और गिरा दिया तो उसी को हम एक्सयूरी कहते हैं। अब एक बार देखते हैं कि कौन सी नदी एक्सयूरी बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। जैसे कि ये हमारा जो है दक्षिण भारत हुआ, और आप जानते होंगे कि ये जो है पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत है, और ये जो है पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पर्वत है। पूर्वी घाट कहीं कहीं से टूटा हुआ है, लेकिन पश्चिमी घाट बहुत कम जगह से टूटा फूटा है। तो होता क्या है कि जैसे ये पश्चिमी घाट हुआ, यहां से नर्मदा नदी निकलती है, और इसे पश्चिमी घाट को तोड़ के और उसके बाद आके सागर में मिल जाती है। जैसा कि हमने पिछले देखा कि जब दोनों ओर से पहाड़ हो, जैसे ये पश्चिमी घाट का पहाड़ है, आप समझ पा रहे होंगे ये पश्चिमी घाट का पहाड़ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्सयूरी बनेगा, डेल्टा बनेगा। डेल्टा तो बनेगा नहीं, क्योंकि पहाड़ को काट के जा रही है, मतलब इसके पास रास्ता बहुत कम है जाने का, तो ये अपना मिट्टी जो है, जो गार्ड है अपने साथ लाई है, वो जाके डायरेक्ट सागर में गिरा देगी, तो यहाँ आके वो गिरा देगी। तो इसलिए नर्मदा नदी जो है वो एक्सयूरी बनाती है। ये इसी प्रकार देखें, यहाँ से एक और नदी आती है ताप्ती नदी, वो भी इसे तोड़ेगी, जाने भर तोड़ेगी, तो तोड़ेगी जाने भर, तो दोनों ओर से पर्वत रहेगा ही रहेगा। और जब दोनों ओर से पर्वत रहेगा तो क्या होगा कि वो एक्सयूरी ही बनेगा, वहां डेल्टा बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आके अपना जो भी गार्ड है, जो भी मिट्टी है, सागर में आके गिरा देगी, तो वहां एक्सयूरी का निर्माण होगा। अब एक चीज देखते हैं, एक है गोदावरी नदी, जो यहाँ से निकलती है और यहाँ से आके अपना गिरा देती है। जैसे गोदावरी नदी के एक तरफ पर्वत है, जो पूर्वी पर्वतमाला है, या पूर्वी घाटी है, जो पूर्वी घाटी है, जैसा हम देख पा रहे होंगे बीच में थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, और ये पश्चिमी घाटी है, ये बहुत कम जगह टूटा फूटा है। तो यहाँ जो पूर्वी घाटी है, और इसे एक साइड से इसे पर्वत मिलेगा, लेकिन एक साइड से पर्वत नहीं है, तो उस अवस्था में क्या होगा, मान लीजिए ये नदी है और एक अवस्था में इसे पर्वत मिल गया, और एक दूसरे साइड कुछ नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ एक्सयूरी बनेगा या फिर डेल्टा बनेगा? दोनों बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर पर्वत है तो यहाँ की जो रोधिका है पहले ले जाके यहाँ पे गिरा देगी, तो ये ज्वारनद हो जाएगा, यानी एक्सयूरी हो जाएगा, और जो यहाँ पे है वहां पर डेल्टा तैयार हो जाएगा। मतलब गोदावरी नदी है, ये दोनों चीज बनाती है। कहने का अर्थ है यहाँ पर्वत है, इस कारण यहाँ एक्सयूरी बनेगा, और यहाँ और ये मैदानी इलाका है तो यहाँ डेल्टा बनेगा। तो गोदावरी नदी दोनों बनाती है। तो एक सवाल है कि सबसे बड़ा एक्सयूरी कौन बनाएगा, ये बनाएगी या फिर गोदावरी नदी बनाएगी? तो आप उम्मीद कर रहे हैं सही जवाब दे पा रहे होंगे। जो नर्मदा या ताप्ती नदी है, ये पहाड़ों के बीच से गुजरती है, इसका अधिकांश भाग जो है पहाड़ों से होकर ही गुजरता है। तो उस कारण क्या होता है कि ज्यादा अपक्षय का क्रिया नहीं कर पाती है। ज्यादा अपक्षय और अपर्दन का क्रिया ना करने की वजह से कम मात्रा में इसके पास कार्ब या फिर मिट्टी होगा, तो जितना होगा उतना ही वो एक्सयूरी बनाएगी। लेकिन ये जो है गोदावरी नदी है, ये मैदानी इलाका में ज्यादा है, अपक्षय और अपर्दन क्रिया ज्यादा करती है। तो अपक्षय और अपर्दन क्रिया करेगी तो मतलब इसके पास ज्यादा कार्ब होंगे या ज्यादा मिट्टी होगी, तो ये बड़ा एक्सयूरी या बड़ा डेल्टा बनाएगी। तो नर्मदा और ताप्ती से बड़ा एक्सयूरी बनाती है गोदावरी नदी। आप इसे समझ पा रहे होंगे, वो पर्वतमाला से गुजरती है तो ज्यादा अपर्दन क्रिया नहीं हो सकता है, मैदानी इलाका के अपेक्षा उतना अपर्दन की क्रिया नहीं हो सकता है। पहाड़ों को तोड़ने में
ज्यादा ताकत लगता है, लेकिन मिट्टी को तोड़ने में आसानी से टूट जाता है। तो उसी प्रकार जो गोदावरी नदी है वो मैदानी इलाका से अधिकांश बहती है, तो अपने साथ गार या मिट्टी ज्यादा लेके जाएगी, स्वाभाविक बात है। और वो पर्वत से बह रही है तो कम अपर्दन की क्रिया होगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक्सुरी जो है गोदावरी नदी बड़ी बनाती है। लेकिन डेल्टा कौन सा बड़ा बनाता है? तो आप जैसे कि जानते होंगे ऊपर से गंगा नदी आती है और यहाँ सुंदरवन के डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आप एक्सुरी समझे होंगे, डेल्टा समझे होंगे। अब कई बार सवाल आता है कि कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा मुहाना बनाती है? मुहाना आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। जहां नदी आकर सागर में मिलती है उसे हम मुहाना कहते हैं, और जहां से शुरुआत होती है उसे हम उद्गम कहते हैं। यूपीएससी में पूछा था विश्व में सबसे बड़ा मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो वो होगा ओब नदी, जो कि रूस में बहती है। सबसे बड़ा मुहाना ओब नदी बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? हमारा गंगा नदी का सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। और आप इसमें समझ चुके होंगे एक्सुरी किसे कहते हैं, और एक्सुरी में कौन बड़ा है, नर्मदा का बड़ा है या फिर गोदावरी का बड़ा है। अगर आप ध्यान से समझे तो आसानी से एक्सुरी को समझ सकते हैं। जब हम पहले पढ़ाई करते थे शुरू में, तो एक्सुरी गार्ज समझ में नहीं आता था, बस लूसेंट पढ़ते थे, रट लेते थे कि ये गार्ज सबसे ऊंचा बनाता है, ये गार्ज सबसे बड़ा बनाता है, ये एक्सुरी है जो भ्रंश घाटी से, ये वगैरह वगैरह। लेकिन जब तक आप शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक एक शब्द को समझे होंगे। पहले शुरू से हम एक बार रिवीजन करते हैं। अपक्षय तोड़फोड़ की क्रिया, अपर्दन रगड़ने की क्रिया, और निक्षेपण जो अपर्दन द्वारा बची हुई मिट्टी है उसे हम निक्षेपण कहते हैं। उसके बाद हमने अवस्था पढ़ा था, युवावस्था। नदी जब युवावस्था में होती है तोड़फोड़ बहुत ज्यादा करती है, मतलब कि अपक्षय की क्रिया ज्यादा होती है उसमें। और जब मैदानी इलाका में आती है तो उसमें अपर्दन की क्रिया और निक्षेपण की क्रिया दोनों ज्यादा होती है जब वो प्रौढ़ अवस्था में होती है। लेकिन जब वो वृद्धावस्था में होती है तो वो निक्षेपण की क्रिया सबसे ज्यादा करती है। तीनों अवस्था पढ़ा था। फिर उद्गम, जहां से नदी का शुरुआत होता है, और मुहाना जहां नदी सागर में मिलता है। प्रवणता क्या था? तो प्रवणता जितनी ऊंचाई से नदी गिरेगी उसे हम प्रवणता कहते हैं। उसके बाद हमने क्षिप्रिका देखा था, जब पहाड़ों से होकर नदी नीचे गिरती थी तो पहाड़ों को बीच बीच में से काट देती थी और उसमें बीच बीच में जल जमाव होता था, उसे हम क्षिप्रिका कहते हैं। क्षिप्रिका से होते हुए जब नदी नीचे गिरती थी उसे हम जलप्रपात कहते थे। बड़ा और ऊंचा जलप्रपात हमने समझा। उसके बाद जब नदी नीचे गिरती थी तो अवनमन कुंड का निर्माण करती थी, जिसे हम अपक्षय और अपर्दन के कारण होता था, अवनमन कुंड। उसके बाद वो मैदानी इलाका में आती थी और वहां वो तटबंध का निर्माण करती थी। वो एस आकार में होती थी, ये विसर्प आकार में होती थी, ये मीनांडर अवस्था में होती थी। उसकी अवस्था को यह नाम दिया गया है। उसके बाद गोखुर झील हमने समझा। गोखुर झील कैसा होता है? जो नदी अपना स्थिति जब बदलती है तो उसके कारण कई बार ऐसा होता है कि उसके कुछ नदी का पार्ट होता है वो अलग हो जाता है नदी से, उसे हम गोखुर झील कहते हैं। उसे हम वितरिका। उसके बाद हमने वितरिका को समझा। वितरिका क्या था? नदी अब अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, कई सारे भागों में बढ़ जाती है, उसे हम वितरिका कहते हैं। उसके बाद हमने डेल्टा समझा। डेल्टा क्या है? पहले रोधिका बनेगा, जो मिट्टी गार नदी लाई थी उसे बीच बीच में द्वीप जैसा बना देगी और वही रोधिका होगी। रोधिका बड़ा होकर डेल्टा का रूप ले लेगा। डेल्टा हमने समझा। डेल्टा के बाद हमने एक्सुरी समझा। उसके बाद हमने देखा कि एक्सुरी कौन सी नदी बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो उम्मीद करते हैं नदी के बारे में आपने अच्छे से समझा होगा, एक एक शब्द को समझा होगा। इसके बाद आप हो सके तो कोई किताब लेकर जरूर पढ़ें। इस पूरे टॉपिक का नाम है नदी टोपोग्राफी। तो आपने नदी टोपोग्राफी को खत्म कर दिया। उम्मीद करते हैं नदी टोपोग्राफी आप अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो एक बार उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगला वीडियो में हम उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।